बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। हमारा चैप्टर चल रहा है जी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसको सॉल्व करने के दो मेथड जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है जी, कहता है फाइंड द ऑप्टिमम इंटीजर सोल्यूशन। आपने ऑप्टिमम इंटीजर सोल्यूशन मालूम करना है। इट मीन्स ये इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। टू द फॉलोइंग एलपीपी, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको दी है, आपने इसका इंटीजर सोल्यूशन मालूम करना है। आसान सा क्वेश्चन है। आपने z को मैक्सिमाइज करना है। z आपका x1 प्लस x2 है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5 और सेकंड कांस्टेंट है x2 लेस देन इक्वल टू 2, जबकि आपका x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं एंड आर इंटीजर्स, और ये दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है जी। एक तो यहाँ पर उसने कह दिया कि आपने इंटीजर सोल्यूशन मालूम करना है, दूसरा ये भी यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि x1 x2 इंटीजर्स हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस एलपीपी को, जो आम तरीकाकार है ऑर्डिनरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि हमारा आंसर जो है इंटीजर ही होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करते थे आप जानते हैं, सबसे पहले अपनी इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे दो कांस्टेंट हैं, दोनों के साइन जो है वो लेस देन इक्वल के हैं। तो आपने स्लैक वेरिएबल पहले में भी आपने ऐड करना है, उसका नाम मैं S1 रख लेता हूँ और दूसरे के लिए स्लैक वेरिएबल का नाम S2 रख लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है यहाँ पर। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये मैंने पहला S1 स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, ये दूसरे में स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। अब ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर ब्रीफली बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख रहा, बता नहीं रहा आपके साथ, यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपने यहाँ पर आगे मालूम करना होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। आगे मैंने लिखा इग्नोरिंग द इंटीग्रलिटी कंडीशन। अभी फिलहाल इंटीग्रल सोल्यूशन की या इंटीग्रलिटी कंडीशन को इग्नोर करते हुए वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करने के लिए अपने इन वेरिएबल्स x1 और x2 को 0 के इक्वल पुट किया। तो आपके पास स्लैक वेरिएबल S1 की वैल्यू 5 आ जाएगी और S2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैं दोबारा यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स में आपने यहाँ पर x1 और x2 को 0 पुट किया, S1 की वैल्यू 5 और x2 को 0 पुट किया तो S2 की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब इतना करने के बाद आपने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना होता है। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में आप जानते हैं क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली जो टॉप रो है वो आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हैं, उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, इधर आपके दोनों वेरिएबल्स आ गए S1 और S2 जो बेसिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पर वो आ गए। सेंटर वाला ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। अब आई होप कि मैं ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो काइंडली लाजमन पहले जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, जिसमें मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा इस प्ले लिस्ट में। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर करने के बाद एक चीज़ जो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम लेक्चर में मैंने यहाँ पर CJ माइनस जीजे रो मालूम की होगी। यहाँ पर अब मैं ZJ माइनस CJ मालूम कर रहा हूँ। ये कोई मसला तो नहीं है, आप CJ माइनस ZJ भी मालूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपके लिए फिर भी ज़रा वाज़िया करके क्लियरली यहाँ लिख दी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इफ़ वी फाइंड CJ माइनस ZJ देन इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑल CJ माइनस ZJ शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर आपने CJ माइनस ZJ निकाला हुआ है और आपका केस जो है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, तो ऐसी सूरत में ऑप्टिमल सोल्यूशन तब आपको मिलेगा जब CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 होगा। बट इफ़ वी फाइंड ZJ माइनस CJ, लेकिन अगर आप जैसे मैंने यहाँ पर ZJ माइनस CJ मालूम किया हुआ है, देन इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम में आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन तब मिलेगा जब ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैक्सिमाइजेशन के लिए ये चीज़ ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और मिनिमाइजेशन के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अभी चूँकि मैं ये मालूम कर रहा हूँ ZJ माइनस CJ, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये मैंने ZJ माइनस CJ रो मालूम कर ली है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लें। ZJ माइनस CJ मालूम किया तो आपने देखा यहाँ पर आपके पास जो 4 नंबर आए नीचे, ये इनमें से ये तो दोनों 0 हैं, लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब आपको सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला।
अब ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर आप यहाँ पर सबसे पहले इनकमिंग और आउटगोइंग वेरिएबल तलाश करते हैं। अब इन दोनों वेरिएबल्स में यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, दोनों में टाई है दोनों कॉलम्स में। तो मैं यहाँ पर x1 को एज अ एंटरिंग वेरिएबल यानी कि ये इसको ले रहा हूँ, इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ आर्बिट्रेरी x1 को एज अ एंटरिंग वेरिएबल या की कॉलम। अब की रो तलाश करनी है आपने, तो की रो तलाश करने के लिए आप क्या करते थे, अपने बी वाले नंबर्स को अपने ये जो की कॉलम के नंबर पर डिवाइड किया, 5 को 3 पर तो 5/3 और 2 को 0 पर डिवाइड किया, 2/0 इन्फिनिटी आ गया। तो अब जनाब मोहतरम मेरी ये जो एक ही रेशो है जो कि फाइनाइट रियल नंबर है 5/3, ये आपके पास है S1 के सामने, तो इसका मतलब S1 जो है मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है, ये मेरी की रो है, 3 मेरा की एलिमेंट बन गया, S1 चले जाएगा, इसकी जगह एंटरिंग वेरिएबल X1 आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम बातें यहाँ पर मैंने नीचे लिख दी हैं। As all the entries of Cj minus Cj row are not greater than equal to 0, so last solution is not an optimal solution. S1 is outgoing variable and X1 is incoming variable। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है आप जानते हैं, ये जो हमारा की कॉलम बना है, की रो सॉरी जो की एलिमेंट है 3, इसको हमने बनाना होगा यहाँ पर पिवट एलिमेंट को 1। ये 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पहली रो को 3 पर डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस 1 के जरिए नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करेंगे, वो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो नया जो टेबल आपके पास आएगा वो ये आ जाएगा सेकंड सिंपलेक्स टेबल। सेकंड सिंपलेक्स टेबल ये आपके पास आ गया। यहाँ पर S1 था तो S1 को चेंज करके X1 कर दिया, X1 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 आ गया। S2 चूँकि चेंज नहीं हुआ वो 0 ही है, बाकी ये 3 पर डिवाइड कर दिया, ये सारा आपके सामने आ गया। अब उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें मालूम करने के बाद मैंने यहाँ पर Cj माइनस Cj रो मालूम की, तो Cj माइनस Cj रो में अब आपके पास देखें यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो भी नेगेटिव है। Since all Cj minus Cj are not greater than equal to 0, so second basic feasible solution is not optimal solution। अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो फिर आप यहाँ पर रेशो तलाश करेंगे, लीस्ट पॉजिटिव रेशो। आपका जो की कॉलम है वो है x2 है, तो अब आपने ये 5 बी के जो नंबर है 5/3, इसको 2/3 पर डिवाइड किया, आंसर आया 5/2। 2 को 1 पर डिवाइड किया, आंसर आया 2। दोनों में से लीस्ट रेशो 2 है, ये 5/2 आएगा, 2.5 ये 2 है, तो लीस्ट रेशो 2 है। 2 किसके सामने, S2 के सामने है। इसका मतलब S2 जो है ये मेरी की रो है, ये मेरा 1 जो है वो की पिवट एलिमेंट या की एलिमेंट बन गया। इसके ऊपर वाले को 0 करना है तो रो ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद जो आपका नया टेबल बनेगा रो ऑपरेशन लगाने के बाद, ये हमारा नया टेबल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये है कि नया ये S2 की जगह जो स्लैक वेरिएबल था ये भी चेंज हो गया, इसकी जगह जो मेरा वेरिएबल X2 है वो आ जाएगा एंटरिंग। दोनों के X2 का जो कोएफिशिएंट 1 है, X1 का कोएफिशिएंट पहले 1 था, वो चेंज कर चुके हैं हम। ये करने के बाद अब आप देखें आपकी जो लास्ट रो है Cj माइनस Cj, इसके तमाम नंबर या तो 0 हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, यानी नेगेटिव नंबर कोई नहीं रहा। इसका मतलब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया है। लेकिन अब आप चेक करें कि एक्स ऑप्टिमल सोल्यूशन में X1 के सामने क्या है, 1/3। ये इंटीजर नहीं है, 1/3 आप जानते हैं 0.33 इंटीजर नहीं होता। इंटीजर आप जानते हैं पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, जिन्हें होल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी 0 1 2 3, तो ये 1/3 इंटीजर नहीं आप जानते हैं। अब इसका मतलब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन ये नॉन इंटीजर ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, अगर तो ये भी इंटीजर होता तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो अब यहाँ पर ये निकला है नॉन इंटीजर ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा, इसको हमने यहाँ पर इंटीजर सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, यहाँ तक LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब यहाँ से आपको सोल्यूशन चाहिए था इंटीजर। इंटीजर नहीं है ये 1/3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मजीद आगे। अब वो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो देखें जरा। आगे मैंने लिखा है जी कि लास्ट टेबल गिव्स ऑप्टिमल नॉन इंटीजर सोल्यूशन। X1 की वैल्यू 1/3, X2 की वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z 7/3 है। टू ऑब्टेन एन ऑप्टिमम इंटीग्रल सोल्यूशन वी हैव टू ऐड अ फ्रैक्शनल कट और आल्सो कॉल्ड गमोरियन कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर हम एक फ्रैक्शनल कट या गोमोरियन कांस्टेंट जो है वो मालूम करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। ठीक है, एक कटिंग प्लेन मेथड था, ठीक है, और दूसरा था आपके पास ब्रांच एंड बाउंड मेथड। कटिंग गमोरियन कटिंग प्लेन मेथड कह लें या सिंपल कटिंग प्लेन मेथड कह लें। तो ये मैं अभी फिलहाल गमोरियन कांस्टेंट जो कटिंग प्लेन मेथड है उससे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ब्रांच एंड बाउंड मेथड दूसरा है, अलग है। अच्छा, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि आपने इसे ब्रांच एंड बाउंड मेथड से सॉल्व करना है या गमोरियन कांस्टेंट की मदद से सॉल्व करना है, तो आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपने गौर से देखना है, सिंस X1 = 1/3 इज अ नॉन इंटीजर,
आपके पास ये जो दो सोल्यूशन, दो आंसर निकले ना, ये दो वेरिएबल्स दो थे आपके x1 और x2। x2 की वैल्यू तो इंटीजर है, वो ठीक है, ये मसला है। तो x1 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉन इंटीजर, सो द सोर्स रो इज द फर्स्ट रो। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, x1 की वैल्यू 1/3 निकली है, ये आपके पास है, कहाँ पर है, आपके लास्ट टेबल में जाकर देखें, x1 आपका पड़ा हुआ है पहली रो में, ये 1/3 इसका आंसर है। ये कौन सी रो है, पहली रो। इसका मतलब मेरे पास जो पहली रो है वो उसे हम कहेंगे यहाँ पर सोर्स रो। क्या कहेंगे, सोर्स रो। अच्छा जी, आगे आपने क्या करना है, मैंने लिखा नेक्स्ट इन दी सोर्स रो देयर इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन -2/3। अब आप आगे जाके देखें कि क्या आपकी सोर्स रो में कोई नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन है। ये मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव फ्रैक्शन है -2/3। ठीक है, आपने यहाँ पर इस नेगेटिव फ्रैक्शन को लिखना है एज अ सम, दो नंबरों के सम के तौर पर लिखना है। उन दोनों नंबरों में एक नंबर तो आपका यही होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू 1/3, दूसरा आपने तलाश करना है और वो इंटीजर होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस नेगेटिव फ्रैक्शन में -2/3 को ऐसे ब्रेक करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ, चेक कीजिएगा। ये मेरे पास लिखा है -2/3, इसको मैं लिखना है, मैंने सम ऑफ टू नंबर्स, उनमें से एक नंबर यहाँ पर हमने तलाश करना है, दूसरा नंबर होगा x1 जो ये x1 क्यों, मतलब ये जो नॉन इंटीजर था ना आपका x1, ये आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये -2/3 आ गया। यहाँ पर जो चीज़ है उसको हमने तलाश करना है, ये 1/3 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, -2/3 -1/3 इज इक्वल टू दिस, ये आ गया -3/3 डेट इज -1। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा -2/3 को एज अ सम ऑफ टू वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर लिख के दी हैं आपको। सो वी राइट -2/3 एज अ सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर, उनमें से एक वैल्यू नेगेटिव इंटीजर है, दूसरी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, और पॉजिटिव फ्रैक्शन वही है जो मेरा यहाँ पर नॉन इंटीजर सोल्यूशन था। एक्चुअली फ्रैक्शनल कट या ये जो गमोरियन कांस्टेंट है, इसमें आपने करना ये होता है कि आपने इस जो फ्रैक्शन है ना, इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि आप इसमें से जो नेगेटिव फ्रैक्शन आपकी आई है ना, इसको लिखें एज अ सम ऑफ टू नंबर्स। एक तो नंबर आपका वही है जो आपका नॉन इंटीजर सोल्यूशन है, प्लस दूसरा आपने तलाश कर लिया, वो -1 आ गया। अब अगली चीज, सिंस x1 इज दी, आपने लिख लिया -2/3 को ऐसे, सिंस x1 इज द सोर्स रो वी कैन राइट। अब आपने गौर से देखना, ये क्वेश्चन बनाई है, ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई है जरा उसको देखिएगा। जरा आप दोबारा टेबल नंबर 8 पर आ जाएं, पीछे ये लिखा हुआ है, ये मेरे पास टेबल नंबर 8 है, इसमें यहाँ पर आप देखें, ये मेरी x1 सोर्स रो है, पहली रो। ठीक है, टेबल नंबर 8 कह रहा हूँ, सॉरी, जो लास्ट टेबल आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकला था उसमें चले जाएं। ये यहाँ पर लिखा है 1, ये 1 किसके नीचे, x1 के नीचे। ये लिखा है यहाँ 0, ये किसके नीचे, x2 के नीचे। ये लिखा है 1/3 किसके नीचे, s1 के नीचे। ये लिखा है -2/3 किसके नीचे, s2 के नीचे, इक्वल टू 1/3। तो इस सारी चीज़ को हम ऐसे इक्वेशन की शक्ल में ऐसे लिख लेंगे, जैसे मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ। ये देखें जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी जो सोर्स रो है वो x1 है। इस x1 रो से आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है वो ज़रा देखिएगा। ये आपका पहला ऊपर वेरिएबल x1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू x1। ठीक है, आगे है 0x2, आगे है 1/3 टाइम s1 प्लस 1/3 टाइम s1, फिर नेक्स्ट है -2/3 s2 -2/3 s2। ठीक है, और लास्ट है इक्वल टू b, यानी कि 1/3। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमने यहाँ पर लिखनी है। अब ये 0x2 में तो ख़त्म हो गया, ये रह गया x1 प्लस 1/3 s1 -2/3 s2 इक्वल टू 1/3। देन जी, ये मेरी इक्वेशन है जो मैंने अभी फिलहाल बनाई है। अब इस इक्वेशन को आगे आपने मजीद थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, वो कैसे करना है वो देखिएगा। ये क्वेश्चन लिख ली मैंने, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वो जो आपने लिखा था -2/3 नेगेटिव फ्रैक्शन को ऐसे है -1 प्लस 1/3, तो -2/3 जो था वो ये जो कॉफिशिएंट था s2 का, इस नंबर को -2/3 को इससे रिप्लेस कर दें, -1 प्लस 1/3। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया आपने। अब यहाँ से आपने फ्रैक्शनल कट या गमोरियन कांस्टेंट जो है वो कैसे बनाना है, वो आपका आएगा इस तरह, द फ्रैक्शनल कट या गमोरियन कांस्टेंट इज गिवन बाय 1/3 s1 प्लस 1/3 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब ये मैंने कैसे बनाया, जरा गौर कीजिएगा। ये जनाब मोहतरम हमने हासिल किया है इस तरीके से। ये लास्ट हमारी इक्वेशन,
इसमें आप ऐसे करें, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनको अलहदा कर दें। फ्रैक्शन इसमें है 1/3 S1 ये लिख दिया, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है 1/3 S2 लिख दिया। अब इसमें जो बाकी नंबर बचते हैं, एक ये -1 है, ये -1 आ गई, x1 आ गया, x1 -1। अब मैंने ये कहा है कि यहाँ से आपका जो गमोरियन कांस्टेंट है वो ये है 1/3 S1 प्लस 1/3 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ये कैसे बन गया, जरा गौर से देखिएगा। देखें जी, x1 की वैल्यू शुरू में कितनी है, वैसे तो चलें यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, x1 की वैल्यू है शुरू में 1/3। अगर मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू 1/3 पुट कर देता हूँ, इधर भी 1/3 है, वो दोनों 1/3 माइनस हो गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये -1 दूसरी तरफ ले आए आप, ये रह जाएगा इस तरह 1/3 प्लस 1/3 S2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात। इन दोनों का सम कहता है 1 के इक्वल है, इन दोनों का सम 1 के इक्वल है, इन दोनों को प्लस करें तो 1 आता है। तो ऑब्वियसली फिर ये बात है कि अगर इन दोनों का सम 1 के इक्वल है तो फिर ये वाली जो चीज़ है, इन दोनों का सम जो होगा 1/3 से बड़ा ही होगा ना भाई। इन दोनों को प्लस करें 1 है, यानी इनका आंसर 1 के बराबर है। तो 1 क्या है, 1/3 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। सेकंड आपका सोचने का तरीकाकार ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो नेगेटिव जो आपका जो फ्रैक्शनल कट लगाना है, तो इसमें फ्रैक्शंस को खत्म करना है, तो बाकी पार्ट छोड़ देंगे। ये 1/3 S1 आ जाएगा प्लस 1/3 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली साइड 1/3। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट। ले जी, अब अगली चीज़ ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसकी वजह क्या है, आपकी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन टाइप की। मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में आप जानते हैं आपके साइन होने चाहिए लेस देन के साइन, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, ये लेस देन इक्वल टू -1/3 आ गया। अब अगली चीज़ यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन की शक्ल में बदलना है। तो आप जानते हैं हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो मैं स्लैक वेरिएबल ऐड करूँगा उसका नाम मैंने रख लिया G1, और ये जो स्लैक वेरिएबल होगा ये स्पेशल होगा गमोरियन स्लैक। ठीक है, सो अब इनक्वालिटी विल बिकम, यहाँ पर आपने G1 गमोरियन स्लैक ऐड किया इक्वल टू -1/3 आ गया। अब ये आपके पास एक नया कांस्टेंट आ गया, नया कांस्टेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस नए कांस्टेंट्स को अपना जो लास्ट टेबल बना था ना उसकी आखिरी रो में ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट टेबल जो बना था टेबल नंबर 3, ये जहाँ से ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला था आपको, ये इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। इसमें सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना है एक नया गमोरियन कांस्टेंट, वो यहाँ पर आपकी लास्ट रो यहाँ पर आएगी। यानी कि ये देखें, मैं यही टेबल दोबारा नोट करूँगा। ठीक है, यहाँ तक जीजे माइनस सीजे, ये वाली आखिरी दो रोज नहीं लिखनी फिलहाल। यानी ये देखें, आपने इस तरह करना है, लास्ट टेबल को देखते हुए x1 x2 तक सब कुछ लिख दिया वैसे ही एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं किया। ये G1, ये आपका नया गमोरियन जो वेरिएबल G1 यहाँ पर भी ऐड कर दिया और इधर भी। और ये नंबर कैसे लिखे हैं आप चेक कर लें। ये मेरे पास गमोरियन कांस्टेंट बना है, क्या इसमें x1 मौजूद है, नहीं। क्या इसमें x2 मौजूद है, नहीं। तो इनके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 0 0। फिर इसमें S1 के साथ नंबर कौन है, -1/3, तो ये मैंने नीचे -1/3 लिख दिया, -1/3। इसी तरह ही इसके नीचे यहाँ पर S2 के साथ कोएफिशिएंट -1/3 है, वो भी यहाँ पर S2 के नीचे -1/3 आ गया। यहाँ पर G1 का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर G1 का कोएफिशिएंट आ गया 1 आपके पास। इक्वल टू किसके है, इक्वल है -1/3 के, तो ये -1/3 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला काम वही है कि आगे आपने जीजे निकालना है। जीजे कैसे निकालते हैं वो आप जानते हैं कि ये जो साइड वाले नंबर है इनको 1/1 इनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 1 आ गया। 1 × 0 0, 1 × 1 1 आ गया। 1 × 1/3 1/3 आ गया। 1 × 0 0 आ गया। 0 × -1/3 0 रह गया, ये 1/3 आ गया। फिर 1 × -2/3 1 × 1 1, और 0 × -1/3 0, ये 1 और -2/3 फाइनल किया, 1/3 आ गया। तो ये लिख लिया सारा, आ गया। मैंने निकाला जीजे माइनस सीजे। ये निकालने के बाद आप गौर करें कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि जीजे माइनस सीजे तमाम के तमाम नंबर नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अगर इसकी राइट साइड बी पर गौर करें तो इसमें ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया। तो सोल्यूशन तो ऑप्टिमल मिल गया है, लेकिन इनफिजिबल है। इनफिजिबल क्यों है आप जानते हैं, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पर अब आगे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी ये सोल्यूशन इनफिजिबल है, ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल क्यों है, ये तमाम के तमाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इधर ये बी के नीचे नंबर है ये नेगेटिव आ गया एक नंबर। तो इस सूरत में आप जानते हैं डुअल सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डुअल सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनफिजिबिलिटी कंडीशन की वजह से कब डुअल सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, जब बी के नीचे कोई एक या ज्यादा नंबर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, सोल्यूशन ऑप्टिमल है लेकिन ये नंबर नेगेटिव है। अच्छा जी, अब आपने, तो मैंने आगे लिखा है
नेक्स्ट वी अप्लाई डुअल सिंपलेक्स मेथड सिंस G1 नेगेटिव है -1/3। तो डुअल सिंपलेक्स मेथड क्या कहता है, जिस नंबर की वजह से आंसर नेगेटिव आया है बी में जो नंबर नेगेटिव है वो जिस रो में है वो जो रो है वो वाला वेरिएबल जो है वो आपका लिविंग वेरिएबल है। इसका मतलब G1 लिविंग वेरिएबल है। अब इसमें आपने एंटरिंग वेरिएबल तलाश करना है। आपको याद होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो रेगुलर सिंपलेक्स मेथड होता है उसमें लिविंग वेरिएबल कॉलम वाइज मालूम करते हैं, लेकिन कॉलम में तो आप देखें तमाम के तमाम पॉजिटिव है। अब डुअल सिंपलेक्स मेथड में ये होता है कि आपके पास जो सा नंबर नेगेटिव है उस नेगेटिव नंबर के सामने जाकर देखेंगे वेरिएबल कौन सा है, उस वेरिएबल को आप लिविंग करेंगे। एंटरिंग वेरिएबल तलाश करने के लिए अब क्या करना है आपने, गौर से सुनिएगा। ये जो लास्ट रो है 1/3 1/3, इस रो के नंबर्स को, मतलब सॉरी, ये जो लास्ट रो है इसमें ये वाले नंबर तो जीरो, इनको छोड़ देंगे। ये वाले दोनों नंबर्स को आपने यहाँ पर ऊपर G1 रो में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं नेगेटिव, ठीक है, उनके ऊपर आपने डिवाइड करना है और लीस्ट रेशो मालूम करनी है। यही सारी बात मैंने यहाँ पर लिखी है, देखें। टू फाइंड एंटरिंग वेरिएबल आपने Cj माइनस Cj को डिवाइड करना है Aik के ऊपर, उन तमाम Aik के ऊपर जो नेगेटिव हैं, और उनमें से मैक्सिमम आपने यहाँ पर तलाश करना है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे लास्ट लेक्चर में यहाँ पर फिर थोड़ी सी शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो। लास्ट लेक्चर्स कुछ ऐसे हैं जिनमें डुअल सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल किया होगा मैंने, तो वहाँ पर मैंने Cj माइनस Cj मालूम किया करता था, ठीक है, और Aik को लेते थे हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाले नंबर्स, ठीक है, लेकिन बाहर हम लीस्ट रेशो मिनिमम लिखते थे। यहाँ पर चूंकि मैं Cj माइनस Cj मालूम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा काम उल्टा होगा। एक तो यहाँ पर जो नीचे वाले नंबर हैं वो लेस देन 0 है और मैक्सिमम यहाँ पर मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब Cj माइनस Cj में दो नंबर आपके पास यहाँ पर हैं जो पॉजिटिव है 1/3, इनको बारी बारी ऊपर आप डिवाइड करेंगे। 1/3 के सामने -1/3 ये नेगेटिव है, यहाँ पर इसको इस पर डिवाइड करेंगे वो भी नेगेटिव है। मालूम करने के बाद मुझे पता चला कि दोनों नंबर सेम हैं, दोनों का मैक्सिमम -1 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप आर्बिट्रेरी, ये टाई आ गई है, टाई को आर्बिट्रेरी आप ब्रोकन करेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, देखें रेशो यहाँ पर सेम आई है। यहाँ पर ऊपर वेरिएबल है S1, इसमें भी नेगेटिव था S1 में, यहाँ पर S2 में भी ये नंबर -1/3 नेगेटिव है। दोनों से रेशो निकाली, दोनों से आंसर सेम आया। आप जिस मर्जी वेरिएबल को एज अ एंटरिंग वेरिएबल ले सकते हैं। S1 कॉलम भी एंटरिंग वेरिएबल के तौर पर आ सकता है, S2 भी ले सकते हैं। तो मैंने आर्बिट्रेरली S1 को एज अ एंटरिंग वेरिएबल चूज कर लिया। वी चूज S1 एज द एंटरिंग वेरिएबल आर्बिट्रेरली। अब एंटरिंग वेरिएबल आर्बिट्रेरली चूज किया तो इसका मतलब मेरा जो पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट कौन सा हो गया, -1/3। S1 में ये मेरा पिवट एलिमेंट -1/3 है। इस -1/3 को मैंने बनाना है 1, ये मेरा पिवट एलिमेंट है। 1 बनाने के लिए पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका +1 आ जाएगा। इस 1 के जरिए फिर आप उसको ऊपर वाले नंबर को 0 करेंगे, ठीक है। वो रो ऑपरेशन आपको लगाने आती हैं। ऊपर वाले इसको 0 कैसे करेंगे, इस 1 के जरिए, यहाँ पर 1 बन चुका होगा। रो 1 -1/3 टाइम G1, ठीक है। ये सारी रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास ये नया टेबल बनेगा जो फाइनल टेबल है। इसमें आपने तमाम रो ऑपरेशन लगा दी। ये यहाँ पर मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको टेबल सारा। अब लास्ट Cj माइनस Cj दोबारा मालूम किया, ये तमाम के तमाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तमाम B भी आपके पास है, यहाँ पर B का पहला नंबर 0, फिर 2, फिर ये 1, ये भी तीनों आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आगे हैं, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन में इंटीजर सोल्यूशन आपको मिल गया है। कैसे, x1 की वैल्यू 0 एक इंटीजर है, x2 की वैल्यू 2 वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो यही दोनों वेरिएबल थे। S1 आपका स्लैक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू भी 1, ठीक है, इंटीजर आ गई। तो यही मैंने अब आपको यहाँ पर लिखा है, सिंस ऑल Cj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। दस ऑप्टिमम इंटीजर सोल्यूशन इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z2 आ गई, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो है समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो और मजीद एग्जांपल जो हैं वो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।